हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेली टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड एपिसोड 1। वो जिस्म से ऐसे लिपटा मेरे की रूह भी उसमें जा बसी। मेरा रहा अब क्या मुझ में। मेरी खुशबू से उसकी जान महक उठी। कुछ ऐसे ही हाल थे इस कमरे के भी। ये एक कमरे का पूरा थीम ब्लैक। वहां के पर्दे, बेडशीट, हर चीज ब्लैक कलर की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अंधेरा सा कमरा था, पर यहाँ अंधेरा नहीं था। सुबह के 7 बजे बज रहे थे। खिड़की से आती धूप उन दो जिस्मों पर पड़ रही थी जो बेड पर सिर्फ उस काली चादर में लिपटे हुए थे। दोनों के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, ये साफ पता चल रहा था। सूरज से आई रोशनी जैसे ही उस लड़की के चेहरे पर पड़ी, उसने आंखें धीरे से खोली और अपने पास सो रहे उस आदमी को देखा। उस लड़की का चेहरा तो सूरज की रोशनी में दमक रहा था, पर वैसे ही चमक रहे थे उसके शरीर पर बने वो बाइट के निशान, जो कुछ नीले थे, कुछ हरे थे, तो कुछ लाल थे। वो लड़की अपने सामने पेट के बल सो रहे उस लड़के को घूर रही थी, क्योंकि वो लड़का भी सो नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली थी और वो वैसे ही उस लड़की को देख रहा था। कुछ देर की खामोशी रही और फिर उस लड़के की गहरी आवाज लड़की के कानों में पड़ी। पलक शेखावत, उफ सॉरी पलक निर्भय नोमानी। तुम्हें एहसास तो हुआ होगा ना कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है मुझसे उलझकर। पलक, जो अभी उसे वैसे ही घूर रही थी, वो वैसे ही बोली, मिस्टर निर्भय नोमानी, मैं अब भी वही बात कहूंगी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तुमने मेरा रेप किया और मैंने उसी की सजा दी तुम्हें, पर सजा तो तुम्हें उतनी मिली भी नहीं जितना बड़ा तुम्हारा गुनाह था। निर्भय उसे वैसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आई और उसने अपना हाथ उठाकर पलक के चेहरे पर आ रही उन लटों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, यू आर सो इनोसेंट स्नोफॉल। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस गलतफहमी में जियोगी और मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा? मैंने एक्सेप्ट किया था अपना गुनाह। वो गुनाह नहीं था, वो एक गलती थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे तुमने गुनाह का नाम देकर मेरी रेपुटेशन पर थप्पड़ मारा था। पर अफसोस तुम ये भूल गई कि सामने निर्भय नोमानी खड़ा है, जिसका तुम बाल भी बांका नहीं कर सकती। पलक ने वैसे ही उसे देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, पर फिर भी मैंने तुम्हारा बाल बांका किया। तुम्हारी इज्जत को सबके सामने मैंने उछाला। तुम्हें जो कराना था तो मैंने किया और मुझे जो करना था मैंने किया। उन 4 दीवारियों में तुमने मेरा रेप किया, मुझसे मेरी डिग्निटी छीनी और मैंने सबके सामने तुम्हारे साथ वही किया। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है कि मैंने वो किया। उसकी बातें निर्भय पर शायद ही कोई असर डाल रही थी। वो वैसे ही बेड से उठा और जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाकर पहनने लगा और अपने कपड़े पहनते हुए भी वो बोल रहा था, माय डियर स्नोफॉल, तुम्हें अब भी पूरा यकीन नहीं हुआ है कि तुम निर्भय नोमानी के कब्जे में आ चुकी हो। मुझ पर हाथ उठाना, मुझ पर इल्जाम लगाना, मुझे बदनाम करना, ये सारी वो चीजें हैं जो तुमने कर ली है। पर अब तुम्हारे साथ क्या होगा इससे तुम अनजान हो। जिस शरीर को एक रात के लिए मैंने अपने नाम किया और उसके लिए तुमने इतना सब कुछ किया, सोचो अगर हर रात को ये शरीर मेरे हवाले हो, मेरे नाम हो और तुम कुछ भी ना कर पाओ सिवाय तड़पने के, तो तुम क्या करोगी? पलक कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो ऐसे ही निर्भय को घूर रही थी और निर्भय ने अपनी पैंट पहनी और उसकी जिप बंद करते हुए बोला, सोचने वाली बात है, बट आई लाइक इट। आई लाइक योर बॉडी, आई लाइक योर मूव्स, आई लाइक योर। और बोलते बोलते उसकी नजरें पलक के पूरे शरीर पर घूमने लगी। पलक ने अपने ऊपर ओढ़ी उस चादर को कस के पकड़ते हुए कहा, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसने इतना कहा ही था कि निर्भय ने अपना ब्लेजर पहनते हुए कहा, और देखोगी भी नहीं, क्योंकि मेरे घटियापन की हद तो वो है ही नहीं। अभी तो बस शुरुआत हुई है। आगे आगे तुम्हें इससे भी ज्यादा घटियापन देखने को मिलेगा मेरा, जो तुम्हें पूरी तरह इस चीज का यकीन दिला देगा कि मुझसे घटिया इंसान इस दुनिया में नहीं है। उसने साइड टेबल से अपना वॉलेट, किचन, फोन सब उठाया और वहां से निकलते हुए बोला, तुम्हारी औकात है मेरा बिस्तर, और बस वही रहेगी। इससे ज्यादा ना तो तुम मेरी कुछ लगती हो, ना इससे ज्यादा तुम्हारी कोई इज्जत होगी मेरी नजर में। वो इतना बोल वहां से चला गया और उसके जाते ही पलक एकदम से उठकर बैठ गई। उसने कसकर अपनी मुट्ठियां बना ली और खुद को शांत करने लगी। उसे सब कुछ याद आ रहा था, जो कुछ भी उसके साथ हुआ, पर वो कुछ भी अपने जहन में नहीं रखने देना चाहती थी। वो एकदम से बेड से उठी और सीधा बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाकर वो सीधा मिरर के सामने खड़ी हुई। उसके शरीर पर वो सारे निशान जो बता रहे थे कि कल रात को उसके ऊपर क्या बीती होगी। उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो आईने में खुद को घूर रही थी और अपने शरीर को निहार रही थी। उसने उन निशानों को देखते हुए ही खुद की आंखों में देखकर कहा, निर्भय नोमानी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुझसे उलझकर, मुझसे मेरा बच्चा छीनने की कोशिश करके।
पर अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली बदला क्या होता है। जो सब कुछ मैंने किया वो तो अनजाने में हुआ, पर अब जानबूझकर करूंगी। जिस इज्जत पर तुम मरते हो वो इज्जत तुमसे छीन कर रहूंगी। रही बच्चे की बात तो वो तो ना तुम्हें आज मिलेगा ना कल। इसकी कस्टडी भी मेरे नाम पर होगी और इसकी परवरिश भी मैं करूंगी। तुम जैसे घटिया इंसान को मैं अपने बच्चों के करीब तो क्या आसपास भी ना आने दूं। यही बोलते हुए उसने शॉवर का टैप ऑन किया और नहाने चली गई। वो कुछ देर में रेडी हुई और सीधा उस घर से निकल गई। वो घर पूरा ही ब्लैक कलर में रंगा हुआ था। यहाँ की हर चीज काली थी। पलक घर से बाहर निकली और एक नजर नेम प्लेट की तरफ देखा। वहां लिखा था ब्लैक विला। हाँ, जैसा ये घर था वैसा ही नाम था। घर भी ब्लैक ही था और अब घर का नाम भी ब्लैक लिखा था। पलक ने उस नेम प्लेट को देखते हुए चिढ़कर कहा, सिर्फ इस घर में रहते हो ना? इस घर का नाम ब्लैक विला है। कोई बात नहीं, काउंटडाउन शुरू करते हैं। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में भी सिर्फ डार्कनेस होने वाली है। कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारी जिंदगी में। पलक वहां से निकलकर गाड़ी में बैठी और सीधा उसकी गाड़ी 15 मिनट बाद एक बिल्डिंग के सामने आंख रुकी। ये बिल्डिंग 22 मंजिला थी। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उसने जितना एरिया रोक रखा था देखकर पता चल रहा था कि वो शायद बहुत ज्यादा जमीन में फैली हुई थी। और बाहर ही बड़े बड़े अक्षरों से उसका लोगो बना हुआ था जिस पर लिखा था एन और एन। पलक जैसे ही गाड़ी से उतरी कई सारे मीडिया ने उसे घेर लिया। वहां पर कई सारे लोग थे जो उससे सवाल करने लगे। मीडिया वालों में कुछ लोग जो उसके सामने माइक लिए खड़े थे वो उसे देखकर बोल रहे थे, मैम क्या सच में आपने निर्भय नोमानी से शादी की है? मैडम क्या सच में आपने निर्भय नोमानी को फंसाने के लिए वो सारे इल्जाम लगाए थे? मैम क्या आप उनकी वाइफ है? मैम प्लीज कोई जवाब दीजिए। मैम निर्भय नोमानी और आप कितने सालों से शादी में हैं? और ऐसे ही कई सारे सवाल वो सारे मीडिया वाले पूछ रहे थे। पर पलक उन सबको इग्नोर करते हुए सीधा कंपनी के अंदर चली आई थी। अंदर आते ही उसने एक राहत की सांस ली पर जल्द ही उसकी वो राहत गायब हो चुकी थी जब उसने आसपास के लोगों को देखा जो सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। पलक ने सबसे अपनी नजरें हटाई और सबको इग्नोर करती हुई एक कमरे में चली आई। वो उसका कमरा था। वो आकर सीधा सोफे पर बैठी और अपनी मुट्ठियां कस दी। उसके चेहरे पर अचानक उदासी छा गई और आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आने लगा जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, मुझे नहीं पता तुम मेरी जिंदगी में कौन कौन से बदलाव लाने वाले हो। पता नहीं कैसे आए तुम मेरे पास। मुझे तो पता तक नहीं था कि मैं किसी के साथ। वो बोलते बोलते रुक गई और कहीं खो ही गई। उसे कुछ याद आने लगा। 3 महीने पहले उत्तराखंड देहरादून होटल लाइट एरा में आज एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। यहाँ पर एक सीरीज कंप्लीट हुई थी और उसी की वो पार्टी रखी गई थी। एक लॉन्च पार्टी। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि इस लॉन्च पार्टी की चमक थी। पलक शेखावत वो एन की एक मॉडल है और आज उसने अपनी पहली वेब सीरीज की शूटिंग खत्म की थी। सबने इस खुशी में एक पार्टी रखी थी और कंपनी के सीईओ एन के ओनर निर्भय नोमानी भी यहाँ पर मौजूद थे। उनकी कंपनी से बनने वाली वो 11वीं सीरीज थी। उन्होंने पहली बार एक मॉडल के साथ एक सीरीज का सफर शुरू किया था। वो कोई एक्टर नहीं थी, कह सकते हैं ये उसकी डेब्यू सीरीज थी। उसने अपना एक्टिंग का सफर शुरू किया था। उन्होंने इस सीरीज में काफी अच्छा काम किया था जिसका नाम था द मिरर वर्ल्ड। और उन्हें पता था कि ये सीरीज काफी हिट जाने वाली है। शूटिंग खत्म होने की खुशी में वो पार्टी रखी गई थी और सब इसे काफी एंजॉय भी कर रहे थे। बाहर काफी सर्दी थी और स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी और होटल के अंदर यहाँ पार्टी मनाई जा रही थी। इस पार्टी के बीच न जाने क्यों पलक को काफी घबराहट हो रही थी। उसे गर्मी का एहसास तो बढ़ता ही जा रहा था पर यहाँ पर वो लोग उसे और ज्यादा डरावने लग रहे थे। हर कोई उसे डबल डबल दिखाई दे रहा था और हर किसी की आवाज उसके दिमाग में जैसे झन्नाटेदार थप्पड़ लगा रही हो। वो धीरे धीरे वहां से निकलकर टेरेस पर आ गई। यहाँ खुली हवा थी, काफी ठंडक भी थी और स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी। वो अकेली वहां खड़ी जगमगाते देहरादून के उस नज़ारे को देख रही थी। देहरादून जाना जाता है यहाँ के हिल स्टेशन की वजह से और सच में आसपास की पहाड़ियों पर बने उन होटल के अंदर के कमरों की रोशनी इस वक्त एक खूबसूरत नज़ारा बन रही थी, सुकून का नज़ारा। पलक रेलिंग से लगकर खड़ी हो गई और उस नज़ारे को देखने लगी। यहाँ काफी ज्यादा ठंडक थी, स्नोफॉल गिर रही थी पर पलक को जरा भी ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि उसे तो बस गर्मी का एहसास हुए जा रहा था। वो ऐसे ही खड़ी उस नज़ारे को देख रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसे अपने कंधों पर किसी की गर्म सांस महसूस हो रही थी। पलक एकदम से पलटी। पास्ट रनिंग देहरादून, रात का वक्त, पार्टी हॉल के बाहर बालकनी में खड़ा एक आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो किसी से बात करते हुए गहरी आवाज में बोल रहा था,
हमें बर्बाद करने की गलती की है उसने, अब उसका करियर बर्बाद होगा। एक मॉडल बनने चली थी ना वो, अब उसे पछतावा होगा अपने किए पर, अपने फैसले पर और अपने पीछे छोड़े हुए इंसान पर। उसे सच में लगता है कि वो सब भूलकर आगे बढ़ जाएगी, पर ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी ये तबाही उसे हमेशा याद दिलाएगी कि उसने क्या किया है। और आज जो होगा वो पलक शेखावत की जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। वो इंसान बोल रहा था और सामने फोन पर भी शायद कोई उससे बात कर रहा था। वो कौन था पता नहीं, पर उसके जवाब में इस इंसान ने कहा, वो सब मैं देख लूंगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है और उसकी पूरी जिंदगी एक झटके में बर्बाद हो जाएगी। उसने कुछ देर ऐसे ही बात की और अपना फोन रखकर पार्टी के अंदर चला आया। उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वो अंधेरे में खड़ा था और फिर सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ टेरेस पर पलक अपने सामने और इतने करीब खड़े उस इंसान को देखकर डर ही गई। उसने जैसे ही कदम पीछे लेने को किया कि वो पीछे रेलिंग से टकरा गई और गिरने को हुई कि सामने खड़े उस शख्स ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। पलक सीधा उसके सीने से जा टकराई और उस इंसान ने पलक की कमर पर अपने हाथ कस दिए। पलक को समझ नहीं आया कि उसके सामने खड़ा हुआ इंसान कौन था। वो शायद होश में नहीं थी। उसका चेहरा काफी भीगा भीगा सा लग रहा था और आंखें जो नशे की वजह से बस टूटती चली जा रही थी। उसकी पलकें भी खुल नहीं रही थी। वो उस इंसान का चेहरा तक नहीं देख पा रही थी क्योंकि पीछे लगे लाइट्स की वजह से इस इंसान का चेहरा अंधेरे सा नजर आ रहा था। वो उस इंसान को देखने की कोशिश करते हुए जबरदस्ती अपनी आंखें खोल रही थी और इतने में उसे शख्स ने पलक के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पलक कुछ भी नहीं बोल पाए, ना कुछ कर पाए, और वो इंसान उसके होठों को पैशनेटली चूमने लगा। वो उसके होठों को सक कर रहा था, उन्हें वबाइट कर रहा था, उन्हें चूमे जा रहा था और पलक बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी। वो इंसान कभी उसके अपर लिप को बाइट करता तो कभी लोअर लिप को सक करता, पर पलक अब भी चुपचाप खड़ी थी। पता नहीं उसे क्या हुआ था। धीरे धीरे उसके हाथ उस इंसान की गर्दन से होते हुए उसके बालों में चले गए। वो उसके बालों में हाथ फेरने लगी और वो इंसान बस पलक को किस किए जा रहा था। करीब 15 मिनट के पैशनेट किस के बाद उस इंसान ने पलक के होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन और गले को चूमने लगा। उसकी कॉलर बोन पर, उसकी जॉ लाइन पर बस लगातार अपने होंठ चलाए जा रहा था और पलक मदहोश हुए जा रही थी। उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा था, पर फिलहाल उसे वो चाहिए था जो उसके साथ हो रहा था। काफी देर तक ऐसे ही वहां एक दूसरे को किस करते हुए खड़े रहने के बाद उस इंसान ने एकदम से पलक का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए पेंट हाउस में ले आया। पलक, जिसे कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर पेंट हाउस था, उसे पता ही नहीं था। उस इंसान ने लाकर एकदम से पलक को बेड पर धक्का दे दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। पलक अब भी नशे में थी। वो इंसान को पहचानने की कोशिश कर रही थी पर पहचान नहीं पा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उस इंसान ने उसके कपड़े भी निकाल दिए थे और वो उसके पूरे शरीर को बस चूमे जा रहा था और उन्हें बाइट किए जा रहा था। पलक को वो सब कुछ अपने शरीर पर महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि उसके खुद के हाथ उस इंसान के बालों में उलझे हुए थे, उसे वो भी महसूस हो रहा था। बस वो अनजान थी पता नहीं किस चीज से। अचानक उसे एकदम से अपने पैरों के बीच में दर्द महसूस हुआ, तो उसने अपने ऊपर लेटे उसे आदमी की पीठ पर अपने नाखून गड़ा दिए। उसकी वो चीख धीरे धीरे कम होती गई और वो गहरी सांस लेने लगी। वो दर्द जो उसे पहले हुआ था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, कम हो रहा था, बढ़ रहा था, कम हो रहा था, और इसी के साथ उसके मुंह से सिसकियां निकलना शुरू हो गई। उसे एहसास हो चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो बस ऐसे ही उस इंसान का साथ देने लगी और वो इंसान जो लगातार पलक को अपने कब्जे में किया जा रहा था, वो भी शायद अनजान था कि उसके सामने कौन है। वो बस पलक पर अपना प्यार लुटाए जा रहा था, उसके शरीर से अपनी प्यास बुझाई जा रहा था। प्रेजेंट टाइम। पलक ने एकदम से अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों से आंसू की एक लकीर खींची और वो खुद में ही बोली, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी निर्भय नोमानी। जो तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए तो बिल्कुल नहीं। तुमने मेरा रेप किया, बिना मेरी मर्जी के मेरे नशे में होने का फायदा उठाया है तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अचानक उसके रूम का दरवाजा खुला। उसने एकदम से देखा तो वहां पर एक लड़की आई थी। उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और 5 इंच वाली हिल, चेहरे पर मेकअप किया हुआ था और बालों की पोनीटेल बना रखी थी। पलक उसे देखते ही खड़ी हुई और आकर उसे एकदम से कसके गले लगाकर रोने लगी। वो लड़की पलक की पीठ को सहलाते हुए बोली, पलक बेबी प्लीज शांत हो जा। मुझे पता है जो भी बातें बन रही है वो सब झूठ है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। जरूर तुम्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। मुझे अच्छे से पता है, मुझे भरोसा है तुम पर। प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज।
और पलक उसे गले लगाए रोए जा रही थी। वो रोते हुए बोली, मेरी क्या गलती है रिदा? मुझे तो पता तक नहीं था कि मैं किसी के साथ फिजिकल हो चुकी हूँ। मैं कैसे किसी को धोखा दे सकती हूँ? कैसे किसी से बदला ले सकती हूँ? मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी बात सुनकर उसे गले लगाए खड़ी रिदा यानी कि पलक की बेस्ट फ्रेंड ने उसके सिर को वैसे ही सहलाते हुए कहा, पलक मुझे अच्छे से पता है, तू प्लीज शांत हो जा। जरूर कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुझे भी और मिस्टर नोमानी को भी। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी ही मॉडल के साथ ऐसा कुछ करेंगे या फिर तो उनसे बदला लेने के लिए ऐसा कुछ करेगी। मुझे लगता है तुम दोनों को बैठकर बात करने की जरूरत है। प्लीज पलक बात मान ले, उनसे बात करके तो देख। अभी रिदा बोल ही रही थी कि पलक ने एकदम से उससे अलग होते हुए कहा, नहीं, मैं उस इंसान से कोई भी बात नहीं कर सकती। मैं नहीं हूं उसकी बीवी, वो धोखेबाज इंसान है। रिदा हैरान रह गई। वो असमंजस में बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने खुद से शादी की है ना? अब पलक उसे क्या ही बताती। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। यहाँ दूसरी तरफ एक बड़ा सा मैंशन पूरा सफेद रंग में नहाया हुआ, उसे देखकर ही लग रहा था कि वो कितना बड़ा आलीशान और आरामदायक रहा होगा। उस बंगलो के बाहर नेम प्लेट पर गोल्ड अक्षरों से लिखा हुआ था, नोमानी मैंशन। इस घर के अंदर एक आदमी जो फिलहाल सोफे पर बैठा अपने सामने खड़े निर्भय नोमानी को घूर रहा था, और निर्भय नोमानी जो उसके सामने काफी अदब से खड़ा था, पर फिर भी उसके चेहरे पर एटीट्यूड अभी देखा जा सकता था। उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने के आगे बांध रखे थे और वो भी उस इंसान को ही देख रहा था। और सामने बैठे निवेद नोमानी यानी निर्भय नोमानी के फादर ने कहा, जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो सच है? निर्भय ने कोई जवाब नहीं दिया तो निवेद जी ने वापस पूछा, निर्भय तुमसे पूछा है मैंने, ये जो कुछ भी तुम पर इल्जाम लग रहे हैं, या तुम उस लड़की पर इल्जाम लगा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारी उस मॉडल का? हाँ पलक। पलक शेखावत। वो जो तुम्हारे उसके साथ नाम जुड़ रहे हैं, जो खबरें उड़ी हैं कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, क्या वो सब सच है? निर्भय ने उनकी तरफ वैसे ही देखते हुए छोटा सा जवाब दिया, हाँ। उसकी बात सुन निवेद बोले, पर ये सब कैसे हुआ? और कब? वो लड़की प्रेग्नेंट है, तुम उससे शादी कर चुके हो, तुमने बताया तक नहीं, तुम ये बात मुझसे कैसे छुपा सकते हो? वो अभी बोल ही रहे थे कि निर्भय ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है। वो लड़की प्रेग्नेंट है और उसकी कोख में पलने वाला बच्चा नोमानी खानदान का वारिस है। मैं उस पर नाजायज का ठप्पा नहीं लगने दे सकता था, इसीलिए उस लड़की से शादी की है, और शादी को 3 महीने पहले की शादी बताया है ताकि मेरे बच्चे को नाजायज का टैग ना मिले। उसकी बात सुनकर निवेद जी 2 पल खामोश रहे और फिर बोले, तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम अमन से बदला लेना चाहते हो? उसी की वजह से वो सब कर रहे हो ना? निर्भय ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ और अपनी मर्जी से ही करूंगा। वो इतना बोल वहां से निकल गया और निवेद जी बस उसे देखते रहे। यहाँ निर्भय आकर अपनी कार में बैठा और ड्राइवर से बोला, कंपनी चलो। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और निर्भय अपने फोन में न्यूज देखने लगा। हर तरफ उसकी और पलक शेखावत की न्यूज चल रही थी और निर्भय को याद आने लगा कि वो सब शुरू कैसे हुआ। 1 महीने पहले N&N के 22 में फ्लो यानी निर्भय नोमानी के केबिन में उसके सामने पलक शेखावत खड़ी थी और निर्भय उसे घूरते हुए बोला, रीजन चाहिए मुझे, सिर्फ रीजन जो लॉजिकल होगा, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं सुनना। सामने खड़ी पलक जो अपना चेहरा झुकाए हुए थी, उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी और वो धीरे से बोली, आई एम प्रेग्नेंट। निर्भय की आंखें छोटी हो गई। वो वैसे ही बोला, बट यूर नॉट मैरिड। वो अभी बोल नहीं रहा था कि पलक ने कहा, मेरा रेप हुआ है। जैसे ही निर्भय ने ये सुना, उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो बिना किसी भाव के पलक को देखने लगा और पलक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए बिना निर्भय की तरफ देख कहा, मुझे तो पता तक नहीं है कि वो इंसान कौन है जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। मैं नहीं जानती उस इंसान को। मुझे नहीं पता वो सब कब हुआ। मुझे बस इतना पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ 2 महीने से। जैसे ही निर्भय ने ये सुना, उसके दिमाग में धमाका हुआ। उसके दिमाग में अचानक कई सारी यादें चलने लगी। वो रात, किसी की करीबी, वो एहसास, किसी का छूना, वो आवाज, वो कौन थी? हाँ, वो पलक शेखावत थी। पास्ट इज रनिंग एन। निर्भय के कैबिन में निर्भय ने पलक की बात सुनकर कहा, सो वॉट? पलक उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने अभी अभी अपनी एक ऐसी सच्चाई खोल कर रखी थी निर्भय के सामने जो उसने शायद किसी को नहीं बताई थी, और निर्भय उसे ये बोल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो हैरानी से निर्भय को देख रही थी। तो निर्भय ने कहा, तुम्हारे प्रोजेक्ट के बीच तुम्हारा बच्चा नहीं आ रहा है।
थे तुम्हारे दिमाग की इल्यूजन है कि तुम्हारा बच्चा काम के बीच आ रहा है। ये कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम कल लंदन जा रही हो एंड डेट्स फाइनल। उसने इतना कहकर अपनी पेन टेबल पर फेंकी और कहा, नाउ यू गो अवे फ्रॉम हियर। पलक कुछ भी नहीं बोल पाई। वो जानती थी अगर निर्भय ने मना किया है तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो रोनी सी शक्ल लेकर वहां से चली गई। अगले दिन उसकी फ्लाइट थी। उसके जाते ही निर्भय ने किसी को कॉल किया। सामने वाले ने 2 दिन में फोन उठा लिया और निर्भय ने अगले ही पल कहा, पलक शेखावत, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल्स चाहिए मुझे। प्रेग्नेंट है। उसने कहां से अपनी रिपोर्ट करवाई? उसे पता कैसे चला कि वो प्रेग्नेंट है? सब कुछ जानना है मुझे, और ये रिपोर्ट तो मुझे आधे घंटे में अपने सामने चाहिए। सामने वाले शख्स ने ओके कहा और निर्भय वही अपने केबिन में यहां से वहां चक्कर लगाने लगा। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की जिसके साथ उसने रात गुजरी थी वो पलक शेखावत थी, उसकी खुद की मॉडल थी। हाँ, उस दिन शूटिंग खत्म होने की खुशी में जो पार्टी रखी गई थी वहां निर्भय भी नशे में था। शायद किसी ने उसे भी ड्रग दी थी। उसे याद नहीं था कुछ भी। जब वो सुबह उठा तो वो अकेला था। काफी अच्छी हालत में था वो, बट उसे धुंधली धुंधली कुछ चीजें याद थी, जैसे किसी को छूना, किसी की आवाज, किसी की खुशबू उसके जहन में अब भी थी। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई, पर टेरेस पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिसकी वजह से वो पता नहीं लगा पाया कि किसके साथ था वो। हाँ, एक लड़की को किसी ने टेरेस पर जाते देखा था, पर उसकी शक्ल कोई नहीं देख पाया और निर्भय ने इतना ध्यान नहीं दिया था कि पलक ने क्या पहना था, क्या नहीं पहना था। वो लड़कियों से दूर रहने वाला इंसान था। नजर भरकर उसका किसी को देख लेना किसी के लिए उसका खुशकिस्मत होना साबित हो जाता था। यहाँ तो निर्भय ने किसी के साथ रात गुजारी थी। वो इन्हीं सब गहरी सोच में था और कुछ ही देर में उसके केबिन का दरवाजा किसी ने नॉक किया। निर्भय ने तुरंत कहा, कम इन, और सामने से एक 24-25 साल का दुबला पतला सा लड़का अंदर चला आया। उसके हाथ में एक टैब था और वो तुरंत निर्भय के सामने आते हुए बोला, सर, हमने सब कुछ पता लगा लिया है, जैसा कि आपने कहा था। और वो चुप हो गया। उसके खामोश होने पर निर्भय ने उसे घूरते हुए कहा, दैनिक जायसवाल, मुहूर्त निकलवाऊं मैं तुम्हारे बोलने का? दैनिक ने जल्दी से उसे सॉरी कहा और कहने लगा, पलक शेखावत, उम्र 23 साल, 18 साल की थी जब पहला मॉडलिंग ऑफर आया था, और उसके बाद से ही वो N&N में है। काफी अच्छी सक्सेस हासिल की है उन्होंने इन 5 सालों में। उनका कॉन्ट्रैक्ट अब जल्दी खत्म होने वाला है और आपने उनकी एक्टिंग देखने पर उन्हें मिरर वर्ल्ड में मेन लीड के तौर पर भी लिया था, आपको याद है ना? निर्भय ने बिना किसी भाव के कहा, टैलेंट देखना अलग बात होती है और चेहरा देखना अलग, शक्ल पर गोल नहीं किया मैंने। दैनिक चुप हो गया और बोला, एक और इन्फॉर्मेशन निकालने को बोला था आपने। प्रेगनेंसी की रिपोर्ट कहाँ से निकलवाई? जब मैंने पता लगवाया तो मुझे पता चला कि हेवन व्यू अस्पताल में उन्होंने अपना चेकअप करवाया था। वहां पर कोई गायनेकोलॉजिस्ट है जिन्होंने पलक मैम का इलाज भी किया था और उन्हें ये बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उनके सारे टेस्ट वहीं पर हुए। उसकी बात सुन निर्भय कुछ सोचते हुए बोला, तब तो पलक का ब्लड सैंपल अभी वहीं पर होगा। दैनिक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है। निर्भय ने वैसे ही कहा, डीएनए टेस्ट करवाओ, मुझे जानना है वो बच्चा किसका है। दैनिक को कुछ भी समझ में नहीं आया। निर्भय चाहता क्या है? एक तो उसे ये पता नहीं था कि पलक प्रेग्नेंट है। निर्भय के बताने के बाद जब उसने इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो उसे ये चीज पता चली। अब निर्भय को ये क्यों जानना है कि वो बच्चा किसका है? उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर में वहां पर डॉक्टर को बुलाया गया जो निर्भय के सैंपल्स लेकर वहां से जा चुके थे। निर्भय ने साफ कहा था कि कुछ भी करके वहां से पलक के ब्लड सैंपल्स लाए जाए और उसका डीएनए टेस्ट करावाए। अब जाकर दैनिक को कुछ कुछ चीज समझ में आ रही थी। वो भी वहां से चला गया। यहाँ निर्भय इसी सोच में था कि कहीं ना कहीं ये बच्चा उसका ही है। वो आंखें बंद करके वही केबिन में बैठ गया और उसके सामने कुछ धुंधली यादें घूमने लगी। चेहरा देख पाना मुश्किल था कि ये कौन है, पर कोई था। शक्ल नहीं देखी जा सकती थी। एक लड़की अपने पेट पर हाथ रख एक आदमी के सामने खड़ी रो रही थी और बोल रही थी, मैंने धोखा नहीं दिया है, ये बच्चा तुम्हारा है, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। पर सामने खड़े उस आदमी ने उस लड़की की कोई बात नहीं सुनी और एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का दे दिया और जोर से बोला, निकल जाओ यहां से। वो चीख सुनते ही वो एकदम से अपनी आंखें खोलकर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो, पर चेहरे पर पछतावा साफ देखा जा सकता था। पता नहीं क्या था। दिन ऐसे ही बीता। अगले दिन सुबह ही दैनिक उसके केबिन में रिपोर्ट्स लेकर खड़ा था।
जिनमें ये साफ लिखा था कि पलक की कोख में पल रहा बच्चा निर्भय नोमानी का है। डीएनए टेस्ट पॉजिटिव थे, पर तो भी निर्भय को जैसे समझ ही नहीं आया कि इस वक्त क्या बोले। वो खामोश हो गया। आधे घंटे बाद पलक की लंदन की फ्लाइट थी और यहाँ पर उसे पता चला था कि पलक की कोख में पलने वाला बच्चा उसका खुद का है। निर्भय ने कुछ सोचते हुए उन फाइल्स को वहीं पर रख दिया और अपने ड्रॉअर से कुछ पेपर्स निकालते हुए बोला, पलक से साइन करवा लो, और वहां से चला गया। पलक जाने की जल्दी में थी, इसलिए उसने पेपर साइन कर दिए बिना देखे। उसे लगा फॉर्मेलिटी के तौर पर होगी कुछ कंडीशंस टर्म्स, क्योंकि वो इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। दैनिक पेपर्स को साइन करवाकर वापस ले आया तो निर्भय ने और पेपर्स को भी इस फाइल में रख दिया। वक्त ऐसे ही बीत गया। 1 महीना ऐसे ही बीत चुका था और अब पलक लंदन से अपना प्रोजेक्ट पूरा करके वापस आ चुकी थी। वो मिरर वर्ल्ड के एक फोटो शूट के लिए लंदन गई थी और अब जब मिरर वर्ल्ड का सारा काम खत्म हो चुका था और उसका स्क्रीनिंग शुरू होने वाली थी तो एक पार्टी रखी गई थी। हर कोई वहां पर मौजूद था। पलक और पूरी कास्ट लंदन से फ्लाइट लेकर सीधा N&N आने वाले थे। पार्टी में सब पार्टी में पहुंच चुके थे और पार्टी काफी बड़ी थी। पलक खुश थी। सब उससे मिल रहे थे, उसे कंग्रेचुलेट कर रहे थे, उसकी एक्टिंग को, उसकी मॉडलिंग को सराह रहे थे। और इतने में एक स्टाफ मेंबर ने उसके पास आते हुए कहा, मैम सर ने आपको केबिन में बुलाया है। पलक ने हाँ में से हिलाया और वहां से चल दी। निर्भय जो यहीं पर पार्टी में था, उसने पलक को वहां से निकलते हुए देखा। वो उसके पीछे जाने को हुआ कि किसी ने उसे रोक लिया और उसे बातों में लगा दिया। निर्भय पलक को देख रहा था, पर उसका यहाँ पर बात करना भी जरूरी था, इसलिए वो 2 मिनट यहाँ रुक गया। यहाँ पलक सीधा निर्भय के केबिन में पहुंची और वहां जाकर रुक गई। उसे लगा निर्भय उसके पीछे आ रहा होगा। वो ऐसे ही उसके केबिन को नजरें घुमा कर देखने लगी और अनायास उसकी नजर उसके टेबल पर पड़ी उस फाइल पर चली गई। पलक को पता नहीं क्यों क्यूरियोसिटी हुई उस फाइल को देखने की। उसने ऐसे ही फाइल का फर्स्ट पेज पलट कर देख लिया और फर्स्ट पेज पर ही उसके और निर्भय के ब्लड रिपोर्ट्स थे, जिसमें डीएनए टेस्ट हो रखा था। उसमें साफ लिखा था कि ये बच्चा निर्भय नोमिनी का है। पलक उसके बच्चे की मां बनने वाली है और ये बच्चा उसका है। 2 पल के लिए तो वो सदमे में चली गई थी। उसके कदम लड़खड़ा गए, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसने तुरंत उस फाइल को हाथ में लिया और हैरानी से उसे देखने लगी। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि सब निर्भय ने किया था। वो खुद में ही बोली, इसका मतलब तुमने मेरा रेप किया। उसने उसे फाइल पर पकड़ कस दी और उस फाइल को लिए सीधा नीचे चली आई। यहाँ निर्भय जो पार्टी हॉल में सबके बीच खड़ा था, उसने पलक पर ध्यान नहीं दिया था कि वो वापस पार्टी में आ चुकी है और पलक गुस्से में उसकी तरफ चली आ रही थी। उसके पास आकर पलक ने निर्भय के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वहां उस चाटे की आवाज गूंज गई। उस पूरे पार्टी हॉल में एक सन्नाटा फैल गया। निर्भय ने अपनी नजर उठाकर ब्लडशॉट आइज से पलक को देखा और पलक उस फाइल को उसके मुंह पर मारते हुए बोली, रेपिस्ट हो तुम। मेरा रेप किया है तुमने और मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर भी रखी। तुम्हें सब कुछ पता था। मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी थी, फिर भी तुमने ये बात मुझसे छुपा कर रखी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। पलक वहां से रोते हुए चली गई। निर्भय नोमानी, द सीईओ ऑफ N&N, सबके सामने उसे एक लड़की ने थप्पड़ मारा था। उसके ऊपर रेप के इल्जाम लगाए थे और निर्भय के लिए ये उसके ईगो को हर्ट करने वाली बात थी। उसकी रेप्यूटेशन पर बात आ गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था, जो साफ बता रहा था कि अब वहां पर रुकना किसी के लिए भी सही नहीं है। धीरे धीरे सब लोग वहां से निकल गए। पूरी पार्टी बर्बाद हो चुकी थी। निर्भय वहीं पर खड़ा था। उसने नीचे पड़ी फाइल को देखा। उसके गाल पर अभी भी पलक के थप्पड़ के निशान थे। उसने उस फाइल को उठाया और उसे एक नजर देखते हुए अपनी खतरनाक और गहरी आवाज में बोला, पहले मैं गलती मान रहा था, इस गलती को एक्सेप्ट करना चाहता था, बट नाउ यू विल पे फॉर इट। तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये थप्पड़ तुम्हें कहाँ लेकर जाता है, बस देखती जाओ। पलक शेखावत। प्रेजेंट टाइम। निर्भय एकदम से होश में आया जब उसकी गाड़ी N&N के बाहर आकर रुकी। उसने बाहर देखा, काफी सारे मीडिया वाले उसके इंतजार में खड़े थे। उसने गहरी सांस ली। वो जानता था अब क्या होने वाला था। आखिर ये सब उसी ने किया था। वो गाड़ी से बाहर निकल गया। दिल्ली, N&N। निर्भय इस वक्त ऑफिस पहुंच चुका था और जैसा कि सोचा था, जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरा, कई सारे मीडिया वालों ने उसे भी घेर लिया। उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगे और पलक से जो सवाल पूछे थे उनसे कुछ अलग भी सवाल नहीं थे। वो सवाल वही थे, बस मुद्दा बदल गया था। नजरिया निर्भय का आ गया था। वो उससे बार बार पूछे जा रहे थे, सर क्या पलक शेखावत ने आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं वो सच है? सर क्या सच में पलक शेखावत आपकी वाइफ है?
सर क्या उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की है? सर प्लीज बताइए सर। पर निर्भय, उसने किसी को भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसने इस वक्त सनग्लासेस पहन रखे थे। उन सबको अपने सामने से ना हटते देख निर्भय ने बस अपनी आंखों से सनग्लासेस उतार कर एक नजर उन्हें देखा और वो सारे मीडिया वाले उसकी नजरों का इशारा अच्छे से समझ रहे थे। वो तुरंत उसे रास्ता देने लगे और निर्भय उन सब के बीच होता हुआ सीधा ऑफिस के अंदर चला आया। कुछ देर बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। मिरर वर्ल्ड की लॉन्च पार्टी थी। मिरर वर्ल्ड की शूटिंग 3 महीने पहले खत्म हो चुकी थी, पर इसकी रिलीज डेट निर्भय ने अब रखवाई थी और आज उसकी फर्स्ट स्क्रीनिंग थी और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहले स्क्रीनिंग होनी थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। N&N एक प्रोडक्शन हाउस, एक एक्टिंग एंड मॉडलिंग इंस्टीट्यूट और एक एंटरटेनमेंट कंपनी, सब कुछ था। वहां एक थिएटर निवेद नोमानी के नाम से था, वो भी इनमें शामिल होता था और आज की स्क्रीनिंग के लिए ही निर्भय यहाँ आया था। वो ऑफिस के अंदर आया तो सारे स्टाफ उसे ही देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोले। उसे देखते ही सबने अपना सिर नीचे झुका लिया और वो सबके बीच से होता हुआ अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ चला गया। उसकी लिफ्ट सीधा उसके केबिन के सामने जाकर खुली। वहां सिर्फ निर्भय का केबिन था। उस पूरे फ्लोर पर बस एक रिसेप्शन एरिया था और निर्भय का केबिन था जो काफी बड़ा था। उस पूरे फ्लोर पर फैला हुआ उसके केबिन में एक कमरा था, एक बड़ा सा केबिन, एक स्टडी रूम, सब कुछ था। वो केबिन में चला आया। अंदर आते ही टेबल पर रखा इंटरकॉम बजा। उसने उठाया और सामने से आवाज आई, सर स्क्रीनिंग आधे घंटे में होने वाली है। उसने बस ओके कहा और इंटरकॉम वापस रख दिया। वो कुछ देर वही अपनी जगह पर बैठा कुछ सोचता रहा। उसके सामने वही फाइल पड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और उस फाइल को फाड़ डस्टबिन में डालते हुए केबिन से वापस बाहर निकल गया। उसका पूरा प्रोडक्शन हाउस, पलक शेखावत, मिरर वर्ल्ड का लीड एक्टर सुशांत रहेजा और इस सीरीज के सारे कैरेक्टर्स वहां मौजूद थे। सबने साथ में स्क्रीनिंग को देखा। कहानी थी, एक ऐसी लड़की थी जिसे शीशे से डर लगता है। उसकी जिंदगी में फिर आता है एक ऐसा लड़का जिसकी दुनिया ही शीशे में बसी है। वो शीशे के अंदर से आया था जिसकी दूसरी तरफ एक दुनिया थी। ये कहानी पैरानॉर्मल थी। निर्भय, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पलक और सुशांत ये 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ चुके थे। मिरर वर्ल्ड की कहानी का राइटर निर्भय था। उनके सामने कई सारे माइक रखे हुए थे और उस टेबल के सामने काफी सारी चेयर्स लगाई हुई थी जहां कई सारे मीडिया रिपोर्टर बैठे थे। इसके बीच में पलक या निर्भय किसी ने भी एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। वैसे ही निर्भय ऐसे इवेंट में किसी से बात नहीं करता था। पलक का सारा ध्यान सामने मीडिया की तरफ था। वो बार बार निर्भय को नजरें चुराकर देख रही थी, पर निर्भय ने एक बार भी उसे नहीं देखा था। उसका सारा ध्यान या तो अपने फोन पर था या फिर सामने मीडिया पर। और ऐसे ही सबसे पहले एक रिपोर्टर ने खड़े होते हुए कहा, सर तो मिरर वर्ल्ड आपका बेस्ट प्रोजेक्ट माना जा रहा है। आपने पहली बार एक मॉडल के साथ इस सीरीज की शुरुआत की है, उसे एक्टिंग इंडस्ट्रीज में डाला है। आप क्या फील कर रहे हैं? माइक को अपने चेहरे के सामने करते हुए बेहद आराम से निर्भय ने 2 शब्द कहे, फीलिंग गुड। और बस इन शब्दों के अलावा उसने कुछ भी नहीं बोला। वो रिपोर्टर बस चुपचाप बैठ गया। निर्भय अपने इन्हीं जवाबों के लिए फेमस था। 2 टूक के जवाब, छोटे जवाब पर ऐसे कि सामने वाला और कुछ बोल ना पाए। दूसरा रिपोर्टर खड़ा हुआ और उसने कहा, सर मिरर वर्ल्ड को आपने क्या सोचकर डिजाइन किया? हमने सुना है इसकी स्टोरी आपने खुद लिखी थी। जब आप ये स्टोरी लिख रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? निर्भय ने अपने होठों को राउंड किया और अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, इसे लिख रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, द मिरर वर्ल्ड। वो रिपोर्टर भी चुपचाप बैठ गया और ऐसे ही सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। मिरर वर्ल्ड को लेकर काफी सारे सवाल पूछे गए और सारे जवाब निर्भय की तरफ से ऐसे ही थे, 2 टूक में छोटे। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने कुछ सवालों के सही सही जवाब दिए। उसके बाद बारी आई एक्टर और एक्ट्रेस की। जैसे ही पलक की बारी आई उसे सबसे पहला सवाल पूछा गया, मैम आपकी इस तरक्की के लिए मैं आपको सराहना चाहती हूँ। 5 साल के अंदर आपने बहुत नाम कमाया। मॉडलिंग से शुरुआत करना और मॉडलिंग करते करते ही सीधा एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना, ये एहसास आपके लिए कैसा रहा? पलक एक पल को चौंकी। अगला सवाल सीधा उसके लिए ही आया था जिसने उसे जरा डरा दिया। पलक ने गहरी सांस ली। उसे थोड़ा डर लग रहा था। वो मॉडलिंग करती थी, पहली बार एक्टिंग करने के बाद वो यहाँ सवालों के जवाब देने आई थी, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बोली, पलक शेखावत, भूल जा सब कुछ, ये तेरा करियर है, इस पर ध्यान दे, पर थोड़ा ध्यान से। अभी ये निर्भय नोमानी सब बर्बाद ना कर दे।
पलक काफी सावधान थी। वो जानती थी उसका एक गलत जवाब और सब कुछ उसके ऊपर आ जाना है, क्योंकि उसने इसी टाइम निर्भय से शादी की है। सबका यही होगा कि उसकी कोई मेहनत नहीं रही है। उसने जो कुछ भी सीखा है या पाया है वो अपने हस्बैंड के नाम पर पाया है। वो एक बार फिर उसने कुछ देर शांत रहने के बाद कहा, कड़ी मेहनत हो तो वक्त का अंदाजा नहीं रहता, और हमें वो मिल जाता है जो हम पाना चाहते हैं। मैंने भी बस हार्ड वर्क किया, सुना है, कड़ी मेहनत कुछ ना कुछ देकर ही जाती है। मेरे साथ यही हुआ है, मेरी हार्ड वर्क का सिला मुझे मिला है। उसका जवाब सुन वो रिपोर्टर बस मुस्कुरा दी और बैठ गई, और उसके बाद एक और रिपोर्टर खड़ा हुआ और उसने कहा, मैम, जो आजकल अफवाह फैल रही है आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? पलक जानती थी अब क्या सवाल आने वाला है, पर वो कुछ नहीं बोली, और इस रिपोर्टर ने फिर से कहा, लोगों का कहना है कि आपको एक्टिंग करना नहीं आता, आपको मॉडलिंग भी नहीं आती, आप अपने हस्बैंड के नाम पर यहां तक पहुंची है, इसमें आपका कोई स्ट्रगल नहीं रहा है। जैसे ही उसने ये कहा पलक की मुट्ठियां कस गई। उसने खुद को वैसे ही शांत रखते हुए कहा, 5 साल तक तो किसी को मेरी मॉडलिंग बुरी नहीं लगी। इन 5 सालों में मैंने इतना नाम कमाया है, इतनी ब्रांड के साथ काम किया है, इतने अच्छे ओहदे तक पहुंची हूं, तब तो किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है। और जैसे ही मिस्टर नोमानी के साथ मेरी शादी की खबरें बाहर आई, मेरी एक्टिंग बुरी हो गई। आपके कहने का मतलब क्या है, कि यहाँ नेपोटिज्म चल रहा है? जैसे ही उसने ये कहा उस रिपोर्टर को मौका मिल गया। वो निर्भय की तरफ देखते हुए बोला, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं मिस्टर नोमानी? निर्भय ने उसे देखा और अपने उबते अंदाज में बोला, नेपोटिज्म में टैलेंट है तो मुझे ये गलत नहीं लगता, और यहाँ टैलेंट है तभी शादी से पहले शूटिंग पूरी हुई थी, राइट? उसकी ये बात सुनकर वो रिपोर्टर तो कुछ भी नहीं बोल पाया, और उसके बैठने के बाद एक और रिपोर्टर ने खड़े होते हुए कहा, बट सर, आपने कहा था कि आपने मिसेज नोमानी से बहुत पहले शादी कर रखी थी। आपने शादी को हमेशा छुपा कर रखा, तो क्या पता मिरर वर्ल्ड के लिए भी आपने मिसेज नोमानी को इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वो आपकी वाइफ हो? उसकी बात सुनकर निर्भय ने एक नज़र पलक की तरफ देखा जो अपना सिर झुकाए बैठी थी। निर्भय से शादी करने का मतलब बस यही रुसवाया थी, वो जानती थी, और ये सब भी तो निर्भय के बदले का एक हिस्सा ही था। फिर वो क्यों इन रिपोर्टर के सवालों के जवाब दे रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं उसे हर पल ये लग रहा था कि अब निर्भय उसे बदनाम करेगा, अब वो कुछ गलत बोलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और निर्भय ने इस सवाल का भी जवाब बड़ा सीधा सा दिया, अगर मेरी वाइफ मुझे सबसे ज्यादा टैलेंटेड लगती है और मैंने उसे सिलेक्ट किया है, देन डोंट वरी कि दूसरे क्या सोचते हैं, राइट? उसका बार बार लास्ट में राइट बोलना ये क्लियर कर रहा था कि उसे अपनी सोच पर जरा सा भी संकोच नहीं है। वो चाहता है वो बोल देता है, और वही बोलता है जो उसके मन में होता है। रिपोर्टर्स इसकी आदत से अनजान नहीं थे। हर बार यही होता था, जब भी कोई प्रोजेक्ट हो, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जब भी कोई पार्टी हो, जब भी कोई भी इवेंट हो, निर्भय के हमेशा ऐसे ही जवाब मिलते थे, और जवाब हमेशा सामने वाले को खामोश कर देने वाले होते थे। वो कुछ भी नहीं बोल पाए। ऐसे ही सब कुछ खत्म हुआ और निर्भय वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद भी वहां पर बातें चल रही थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो उन बातों को हवा मिल गई। सबका यही कहना था कि शायद पलक को इतनी सक्सेस, इतनी कामयाबी निर्भय की वजह से मिली थी क्योंकि वो उसकी वाइफ है। कई लोगों ने तो उस पर कई तरह के इल्जाम लगा दिए कि पता नहीं शादी से पहले तक दोनों का रिश्ता कैसा रहा होगा। शादी कब हुई किसी को नहीं पता, दोनों कब से साथ हैं किसी को नहीं पता, तो कोई नहीं कह सकता कि पलक अपने दम पर N&N में आई है या निर्भय ही उसे लेकर आया है। पलक ये सारी बातें सुन भी रही थी और काफी अपसेट हुई थी, पर जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। एक तरह से निर्भय की बात उसके जहन में दौड़ रही थी कि उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, पर फिर भी वो स्ट्रांग रहना चाहती थी। एक बात से खुश थी कि उसकी प्रेगनेंसी को लेकर यहाँ पर कोई मसला नहीं हुआ, वरना यहाँ पर उसे जरा उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी प्रेगनेंसी को लेकर कोई सवाल नहीं करेगा। जब इतनी बदनामी कर ही दी गई थी तो उसके बच्चे का नाम बीच में आया क्यों नहीं? वो भी काफी थक चुकी थी। वो यहाँ पर आना ही नहीं चाहती थी, पर फर्स्ट स्क्रीनिंग थी और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की वजह से उसे यहाँ आना पड़ा। वो सीधा अपने घर के लिए निकल गई। उसका घर एक बिल्डिंग में था, वो फ्लैट में रहा करती थी। वो जैसे ही अपने फ्लैट पर पहुंची उसका फोन बजा। पलक ने बिना नंबर देख फोन उठाते हुए कहा, मैं थक चुकी हूँ, प्लीज कोई भी बात है तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे सोना है। पर उसके इतना कहते कहते सामने वाले की आवाज सुनकर चुप हो गई। सामने से आवाज आई थी, घर आओ अपने। पलक जानती थी ये निर्भय था। वो 2 पल के लिए डर ही गई, बट फिर भी खुद को शांत रखते हुए बोली, ये मेरा घर है और मैं अपने घर पर हूँ मिस्टर नोमानी।
और सामने से वैसे ही खतरनाक आवाज आए, ना माय डियर स्नोफॉल, यू आर मैरिड विद योर सीईओ, द निर्भय नॉमिनी, और उसका घर ही तुम्हारा घर है। पलक को गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और एकदम से बोली, मिस्टर निर्भय नॉमिनी आप। वो कुछ बोलने को हुई कि निर्भय ने कहा, 10 मिनट के अंदर मुझे तुम मेरे सामने चाहिए। और इतना बोलकर उसने बिना पलक की बात सुने फोन रख दिया। बेचारी पलक फोन देखती रह गई। मन तो कर रहा था कि फोन तोड़ दे, पर फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने अपना पैर पटका और सीधा वापस घर से वैसे ही निकल गई जैसे वो आई थी। उसकी शादी को इतना वक्त नहीं हुआ था, पर हुई कब, कैसे हुई, कहाँ हुई? दिल्ली, ब्लैक विला। पलक की गाड़ी विला के बाहर उसके पोर्च में आकर रुकी थी। उसने गाड़ी में बैठे बैठे गहरी सांस ली और बोली, बहुत खतरनाक है ये इंसान। मैं इसे लड़ना चाहती हूँ, इससे बदला भी लेना चाहती हूँ, पर जानती हूँ ये कैसा है। अगर मैंने इसके यहाँ जॉब नहीं की होती, मैं इसे नहीं जानती होती, तो शायद मैं खुलकर वार करती। पर फिलहाल मेरी खुद की रेप्यूटेशन पर बात आ जाएगी अगर मैंने इसे लड़ाई की तो, क्योंकि इसने मुझे ऐसी जगह लाकर छोड़ा है जहां मैं कुछ नहीं कर सकती, और कोर्ट के साफ ऑर्डर है कि मुझे इसके साथ रहना ही पड़ेगा। पलक ने गहरी सांस ली और सीधा कार से बाहर उतरी। वो इधर उधर देख रही थी। ये घर उसे वैसे ही अजीब लगता था, और अब यहाँ पर निर्भय नॉमिनी था। वो समझ सकती थी कि ये वाइब्स कितनी खतरनाक थी, कितनी डरावनी थी। पलक धीमे कदमों से चलकर अंदर आए तो देखा जमीन पर खून पड़ा था। पलक ने एकदम से पैर पीछे लिया और उसके मुंह से एक चीख निकल गई और सामने से आवाज आई, क्या हुआ स्नोफॉल? डर गई। पलक ने सिर उठाकर देखा तो निर्भय सामने सोफे पर बैठा था। पलक ने ध्यान दिया, ये खून नहीं था, ये तो अलता की थाल थी, और अलता जो थाल के बगैर जमीन पर पड़ा था। पलक ने एक राहत की सांस ली और उसे पार करते हुए घर के अंदर चली आई। और वो बोला, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा वेलकम करवा दिया जाए, बट शायद तुम इसके लायक नहीं हो। पलक ने उसे घूरा और अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोली, लायक तो मैं हर चीज के हूं, पर मुझे तुम्हारे लायक नहीं बनना है निर्भय नॉमिनी। क्यों बुलाया है तुमने मुझे? वो स्ट्रांग बन रही थी, पर जैसा उसने निर्भय के बारे में सुन रखा था इन 5 सालों में, उसे डर लग रहा था। निर्भय बारे में ये अफवाहें फैली हुई थी कि बेहद सख्त दिल है, उसे किसी पर भी रहम नहीं आता, गुस्सा उसे जल्दी आता है, पर फिर भी वो खामोश रहता है। ये वो खामोशी है जो खतरा होती है। उसके छोटे जवाबों के लिए वो मशहूर है, ज्यादा बात नहीं करता, सुना है अपनी जमाने का डेयरडेविल रह चुका है। और पलक को उसकी यही सारी बातों से डर लग रहा था। वो अपनी जगह पर खड़ी थी और निर्भय सोफे से उठकर उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। पलक धीरे धीरे कदम पीछे लेने लगी और निर्भय उसकी तरफ कदम बढ़ाता रहा। उसे ऐसे देखकर पलक एकदम से बोली, अगर तुम्हें ये करना है तो मैं जा रही हूँ। वो वहां से इतना बोलकर जैसे ही जाने को पलटी के निर्भय ने एकदम से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से सटा दिया। पलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके हाथ निर्भय के सीने पर आ चुके थे। वो उसे खुद से अलग करने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, पर वो पलक की कमर पर पकड़ कस चुका था। वो वैसे ही बोला, क्यों? बीवी हो तुम मेरी, तुम्हें छोड़ दूंगा तो किसके पास जाऊंगा? पलक ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जिसके पास भी जाना है जाओ, मुझे छोड़ दो। पलक का चिढ़ता चेहरा देखकर उसे सुकून मिल रहा था। उसने एकदम से पलक के बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। पलक की आंखें एक पल को बाहर आने को हो चुकी थी। बालों में अलग से दर्द हो रहा था। यहाँ निर्भय उसके होंठों को बस बाइट किए जा रहा था, जैसे उसे पनिश कर रहा हो। पलक लगातार उसके सीने पर मारते जा रही थी, पर निर्भय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पलक को धकेलते हुए पिलर की तरफ ले आया और एकदम से पलक के दोनों हाथ पकड़कर उसे पिलर पर ऊपर की तरफ लगा दिए और दूसरे हाथ से पलक की गर्दन और गाल को छूते हुए उसे ऐसे ही किस करने लगा। पलक छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर निर्भर ने एक ही हाथ से पलक के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर लगा रखा था। उसकी पकड़ काफी मजबूत थी। वो लगातार पलक के होठों को बाइट किए जा रहा था, उन्हें सख्त किए जा रहा था, लिक कर रहा था। पलक अब भी उससे छूटने की कोशिश करी थी। उसने अपने होठों को खोला नहीं था, वो नहीं करना चाहती थी ये सब, और निर्भय ने एकदम से उसके जबड़े पर पकड़ बनाई। पलक ने दर्द के मारे अपना मुंह खोला तो निर्भय ने अपनी टंग को उसके मुंह में डाल दिया और उसके मुंह का स्वाद लेने लगा। पलक को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और एक लंबी किस के बाद निर्भय ने उसके होठों को आजाद कर दिया और उसके गले और गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगा। पलक हिल तक नहीं पा रही थी और निर्भय बस उसे अपना बनाए जा रहा था। वो उसके गले और गर्दन पर बाइट्स दिए जा रहा था, जिससे पलक को दर्द भी हो रहा था। उसके मुंह से हल्की हल्की आहें और सिसकियों की आवाज आ रही थी।
आखिरकार उससे नहीं रहा गया और उसने एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, मिस्टर नोमानी प्लीज, मुझसे नहीं हो रहा। और निर्भय ने एकदम से उसे छोड़ते हुए उसे अपनी गोद में उठा दिया। पलक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निर्भय को रोक सके। निर्भय उसे कमरे में ले आया और लेता ही उसे एकदम से बेड पर पटक दिया। पलक उसे हैरानी से देखने लगे। निर्भय ने अपना ब्लेजर उतारा और शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी और अगर कहीं और जाने की कोशिश की या मुझसे भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने आप में और ज्यादा कैद लूंगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। वो एकदम से बेड से उठने को हुई कि निर्भय उसके ऊपर आ गया। पलक की आंखें और हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथों को देखा जिसे निर्भय ने बेड के अगेंस्ट प्रेस करके रखा हुआ था। वो कभी अपने हाथों को देखती तो कभी निर्भय को, और वो वैसे ही उसके गले पर अपने होंठ चलाते हुए बोला, दिस इज योर पनिशमेंट इन माई प्लेजर। और ऐसे ही एक बार फिर पलक पर टूट पड़ा। उसने खींचकर पलक के कपड़े भी उससे अलग कर दिए, अपने भी कपड़े निकाल दिए और उसे बाइट कर रहा था। धीरे धीरे वो उसके अपर बॉडी से होते हुए नीचे जाने लगा। पलक को दर्द हो रहा था। वो ये सब नहीं करना चाहती थी पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी और एक बार फिर उसे निर्भय से वही दर्द महसूस हुआ। वो पुश कर रहा था लगातार। पलक की सिसकियां शुरू हो चुकी थी। उससे ये सब झेला नहीं जा रहा था। जैसे जैसे निर्भय अपनी रफ्तार बढ़ा रहा था, पलक की सिसकियां तेज होते जा रही थी, बट फिर भी उसे झेलना पड़ रहा था। उसके हाथ निर्भय की पीठ पर आ चुके थे और वो अपने नाखून धंसाए जा रही थी। लगभग 3 घंटे बाद दोनों के शरीर पसीने से तर थे और निर्भय पलक के ऊपर ही लेटा हुआ था। पलक उसके वजन से मरी जा रही थी पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निर्भय को अपने ऊपर से हटा सके। वो ऐसे ही लेटे हुए सीलिंग को देखे जा रही थी और वो ऐसे ही धीरे धीरे अपने आप आंखें बंद करने लगी। उसे कब नींद आई उसे भी नहीं पता चला। अगले दिन सुबह जब पलक की आंख खुली तो उसने देखा वो बेड पर अकेली थी और उसने आज भी वही पतली सी काली चादर ओढ़ रखी थी और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। पलक को अपनी पूरी बॉडी में पेन फील हो रहा था। वो हिल तक नहीं पा रही थी और इतने में किसी ने उसके ऊपर कुछ फेंका। पलक ने एकदम से उस कपड़े को अपने ऊपर से हटाकर देखा तो सामने निर्भय खड़ा था, सिर्फ टॉवल में। वो शायद अभी अभी शॉवर लेकर आया था। उसकी बॉडी पर अब भी पानी की बूंदें लगी हुई थी और बालों से पानी की बूंदें नीचे गिर रही थी। पलक 2 पल उसे देखकर कुछ भी नहीं बोल पाई पर अगले ही पल अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, क्या हरकत है ये? और निर्भय ने वैसे ही लापरवाही से कहा, मेरा कमरा, मेरी बीवी, मेरी मर्जी, मैं उसके सामने जैसे भी रहूं। पलक चिढ़ते हुए बोली, बेशर्म हो तुम। निर्भय ने फिर वैसे ही कहा, कोई शक? वो क्लोजेट की तरफ चलिए गया पर जाते जाते बोल गया, डैड तुमसे मिलना चाहते हैं? पलक हैरानी से बोली, निवेद नोमिनी, वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? नहीं मिलने वाली मैं उनसे। निर्भय क्लोजेट के डोर पर रुका और बोला, पनिशमेंट के लिए रेडी रहो फिर। आई लाइक टू पनिश यू, यू नो ना। मुझे पनिशमेंट देना कितना पसंद है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख वो तुरंत बोली, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। निर्भय के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई और वो वापस क्लोजेट में चला गया। उसे जाते देख पलक ने अपनी मुट्ठियां कसी और बोली, क्या करूं मैं? इस नकली शादी के चक्कर में फंस गई। मुझे तो पता ही नहीं यार शादी हुई कैसे, कब हुई और अब ये सब। मुझे कोई बचाओ इस इंसान से। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद पलक तुरंत बाथरूम में जाकर शॉवर के नीचे खड़ी हो गई और यही सोच रही थी कि निवेद जी ने उसे क्यों बुलाया है। वो उनसे कभी नहीं मिली थी पर सुन रखा था कि वो बेहद सख्त मिजाज इंसान है। उनकी अपने छोटे बेटे से बिल्कुल नहीं बनती। निर्भय से भी उनकी बहुत कम बात होती है। सुना है उन्हें बहस करना पसंद नहीं है, अपनी बात मनवाने की आदत है। अब इन सब के बाद पलक को समझ में नहीं आ रहा है कि निवेद जी उससे मिलने के बाद कैसे रिएक्ट करेंगे। वो अपनी ही उलझन में उलझी हुई थी। फटाफट नहाकर बाहर आई और सीधा क्लोज रूम में चली गई। वो यहाँ एक रात पहले भी आ चुकी थी और उसे पता था कि उसकी जरूरत का सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। पलक ने आकर सीधा वार्डरोब ओपन किया तो एक भी कपड़ा उसे निवेद जी के सामने पहनकर जाने के लिए सही नहीं लगा। यहाँ पर उसकी शॉर्ट ड्रेस थी, कुछ साड़ियाँ थी जिनके ब्लाउज काफी बोल्ड थे। पलक को इनमें से कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। गाउन्स भी थे बट ये पहनकर नहीं जाना चाहती थी। वो इन सारे कपड़ों को देखती रही। फिर अचानक उसकी नज़र एक ड्रेस पर चली गई। ये रेड कलर की मिडिल स्लिट कुर्ती और उसके नीचे शरारा था, जो सच में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। पलक ने तुरंत उन्हें पहन लिया और रेडी होने लगी। कानों में झुमके, माथे पर छोटी सी बिंदी, पैरों में डाल रंग के ही सैंडल, दुपट्टा लिया। बालों को ऐसे ही खुला छोड़कर वो रेडी हो गई। वो खुद को आईने में देखते हुए बाहर आए।
निर्भय कमरे में नहीं था और उसने गौर किया कि जब वो क्लोजेट रूम में गई थी तब भी निर्भय कमरे में नहीं था। पलक ने अपना फोन लिया और सीधा नीचे चली आई। नीचे आकर देखा तो निर्भय इस वक्त सोफा पर बैठा अपनी कॉफी पी रहा था। पलक उसे देखते ही बोली, मैं रेडी हूँ, जल्दी चलो, मुझे दूसरे काम भी है और मुझे। वो बोल ही रही थी कि अचानक सामने से आ रहे शख्स को देखकर खामोश और हैरान हो गई। दिल्ली, ब्लेक विला। यहाँ निर्भय पलक को देखकर हैरान था और पलक दरवाजे की तरफ से आ रहे उसे इंसान को देखकर हैरान। उसे ऐसे देखकर निर्भय के मुंह से शब्द नहीं निकला था। उसने हमेशा से पलक को वेस्टर्न में ही देखा था क्योंकि वो मॉडलिंग में ज्यादातर वैसे ही कपड़े पहनती थी, पर आज उसे इन पूरे लाल रंग के कपड़ों में देखकर उसका दिल एक अलग ही तरह से धड़क रहा था। अचानक उसने ध्यान दिया कि पलक तो किसी और को ही देख रही थी। उसने पलक की नजरों का पीछा किया तो सामने खड़ी उस लड़की पर नजर चली गई। वो कौन थी पलक अच्छे से जानती थी। ये वो लड़की थी जिसने बहुत बार दावा किया था कि वो निर्भय नोमानी की गर्लफ्रेंड है और निर्भय ने उसके इस दावे पर कभी ना तो रोक लगाई थी ना कभी हामी भरी थी। पर आज उसे यहाँ देखकर पलक को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये सच में निर्भय की गर्लफ्रेंड ही थी। ये एन और एन की ही एक मॉडल थी नेहा। नेहा पलक को देखकर 2 पल के लिए खामोश रही और फिर अंदर आते हुए क्लैपिंग करते हुए बोली, मानना पड़ेगा तुम्हें, एक झटके में तुमने निर्भय नोमानी से शादी भी कर ली और उसके बच्चे की मां भी बन गई। क्या बात है, काफी अच्छी प्रोग्रेस की है तुमने। मैंने सोचा था तुम एक ऐसी लड़की हो जो बहुत खुददार है, जो अपने काम को अपनी मेहनत से करती है और अपनी सक्सेस को पूछती है। मुझे क्या पता था कि इस सक्सेस के पीछे ये सब हो रहा है। उसने बोलते हुए तिरछी निगाहों से निर्भय को देखा जो अब भी आराम से अपनी कॉफी पी रहा था, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। नेहा अंदर आ गई और पलक अभी अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी थी। वो पलक के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, अब मैं आ चुकी हूं तो आई थिंक तुम्हें यहां से जाना चाहिए, राइट? उन दोनों ने निर्भय की तरफ देखा जैसे उसके कुछ बोलने के इंतजार में हो, और निर्भय ने 2 लफ्ज कहे, गेट लोस्ट। पलक हैरानी से उसे देखने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि निर्भय नोमानी की कोई गर्लफ्रेंड होगी। बहुत सी लड़कियां ये दावे करती हैं कि निर्भय उसका बॉयफ्रेंड है और वो उनके साथ रिलेशनशिप में है, पर निर्भय ने खुद कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया था। सबको यही लगता था कि सारी लड़कियां फेम पाने के लिए ये सब करती है, पर आज निर्भय के मुंह से ये लफ्ज सुनकर पलक को लगा जैसे सच में ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड ही है, क्योंकि वो उसके घर तक भी पहुंच गई थी। उसने खुद को संभाला और वहां से जाने को हुई कि निर्भय ने कहा, गेट लोस्ट। पलक एकदम से हैरान हुई। उसके कदम रुक गए और दोनों ने एक साथ निर्भय की तरफ देखा। निर्भय ने अब सिर उठाकर पलक की तरफ देखा और बोला, जब तक मैं तुम्हें कुछ कहूं ना, तुम्हें मूव करने की जरूरत नहीं है। उसने अपना हाथ लंबा किया और पलक को अपनी तरफ आने का इशारा किया। पलक ने एक नजर नेहा को देखा और चुपचाप निर्भय के पास चली गई और निर्भय ने उसका हाथ खींचकर अपने पास सोफे पर बैठा दिया। वो हैरानी से निर्भय को देख रही थी और निर्भय ने पलक की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मीट माय वाइफ पलक निर्भय नोमानी। नेहा एकदम से गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं और तुमने इस बात को एक्सेप्ट किया था, तो अब ये सब क्यों? निर्भय ने कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहा, क्या मैंने ये कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, या मैंने ये कहा था कि मैं हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहा हूं? वह एकदम से बोली, निर्भय नोमानी, उस दिन मैं तुम्हारे केबिन में आई थी, मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए ऑफर किया थी और तुमने। पर अचानक उसे याद आया निर्भय ने कुछ भी नहीं कहा था, ना नहीं कहा था, पर हाँ भी नहीं कहा था, और उसे ऐसे चुप देखकर निर्भय के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। और वो वैसे ही बोला, सही चीज याद आई है। नेहा हैरानी से बोली, निर्भय नहीं कर सकते तुम ऐसा, मुझे धोखा नहीं दे सकते तुम। और निर्भय इस बार बिना किसी भाव के सख्त आवाज में बोला, धोखा मेरी डिक्शनरी में नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ किसी रिलेशनशिप में होता तो ऑफ कोर्स मैं लॉयल होता, पर हम दोनों किसी रिलेशनशिप में नहीं है। ना तो मैंने तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट किया था, ना ही मैंने तुम्हारे प्रपोजल को माना था, ना ही हम दोनों की बात होती है, ना ही मैंने तुम्हारी तरफ कभी नजर उठाकर देखा है। तो हम दोनों रिलेशनशिप में कैसे हुए? नेहा की आंख से अब एक आंसू का खतरा बह निकाला और वो वैसे ही बोली, पर तुमने ना भी नहीं बोला था। निर्भय ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, बहुत से लोग हैं जो निर्भय नोमानी को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के सपने देखते हैं, तो इसका मतलब मैं सबको जा जाकर कहूं कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। आई एम द ड्रीम बॉय ऑफ एवरी गर्ल। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबको जाकर बोलूं कि मुझसे दूर रहो या मेरे सपने मत देखो। इनफैक्ट तुम भी देखो, औकात से बाहर के भी देखो, पर बस औकात याद रखना। और उसे ऐसे देखकर पलक को भी बुरा लग रहा था।
वो जानती थी निर्भय किस किस्म का इंसान था। उसे कभी किसी के आंसुओं से कभी फर्क ही नहीं पड़ा था। वो मन ही मन बोली, कितना खुदगर्ज इंसान है। कोई भी लड़की चुप्पी को हाँ ही समझेगी। जब नहीं रहना था रिलेशनशिप में तो मना कर देता, खामोश क्यों रहा? अब ऐसे बेचारी को तकलीफ देना। पर पलक का ये भ्रम जल्दी ही टूट गया जब निया ने उसे घूरते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है पलक शेखावत। अगर तुम बीच में नहीं आई होती तो निर्भय सिर्फ मेरा रहता। वो आज नहीं तो कल सिर्फ मुझसे शादी करता, मेरा बॉयफ्रेंड होता, मेरा हस्बैंड होता। पर तुमने सब खत्म कर दिया। दुनिया में एक इंसान था जिससे मैंने प्यार किया था और तुमने वो भी मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वही बोलते बोलते रोते हुए वहां से चली गई। उसे जाते देख पलक बड़बड़ाए, ले मैंने क्या किया है? मैं तो खुद इन सब में उलझ गई। मुझे तो खुद फंसाया गया। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी थी, इसलिए निर्भय नोमानी से वो बोल रही थी और अचानक उसे कुछ फील हुआ। उसने एकदम से अपने गाल पर हाथ रख लिया। निर्भय ने उसे बेबी किस किया था। उसने हैरानी से निर्भय की तरफ देखा तो वो बोला, ऐसी चीज अब रोज होती रहेगी, तुम्हारे साथ इग्नोर करना सीखो। और वो पलक के पास से उठकर खड़ा हो गया। पलक ने उसे जाते देखा तो बोली, तुमने मना क्यों नहीं किया उसे? निर्भय के कदम रुके पर वो मुड़ा नहीं, वापस आगे बढ़ने लगा तो पलक ने कहा, लड़कियों के लिए खामोशी हाँ ही होती है। अगर कोई लड़की सामने से जाकर किसी लड़की को प्रपोज करे और वो लड़का उसे कोई जवाब ना दे तो लड़की उसे हाँ समझती है। तो तुमने ये क्यों किया? उसने दूसरे सोफा पर रखा अपना ब्लेजर उठाया और उसे पहनते हुए बोला, सारे लड़कों जैसा नहीं हूं मैं। वो चीज बोलता हूं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है। हर फालतू की बात करना मेरी आदत नहीं और मुझे उसका जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने नहीं दी। डेट्स ईट। अगर उसने ये गलतफहमी हुई तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। वो उसे हैरानी से देख रही थी। वो खड़ी हुई और उसके सामने जाते हुए बोली, तुम्हें पता है लोग कहते हैं निर्भय नोमिनी कभी ज्यादा बातें नहीं करते, छोटे छोटे जवाब देते हैं और काफी रूड है। और इन सब में सिर्फ और सिर्फ एक बात सच है कि तुम रूड हो। ये तुम जो मेरे सामने इतनी बकबक करते हो, इतने लंबे लंबे जवाब देते हो, लोगों के सामने क्यों नहीं देते? निर्भय ने एक स्मर्क किया और फिर बोला, क्योंकि वो सारे मेरी वाइफ नहीं है। बेचारी पलक, वो क्या ही बोलती। निर्भय ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए बाहर ले जाते हुए बोला, चलो हमें देर हो रही है। पलक उसके साथ खींचते हुए चले जा रही थी। निर्भय के वो बड़े बड़े कदम और पलक के छोटे छोटे कदम, उसे निर्भय के पीछे भागना पड़ रहा था और वो वैसे ही बोली, अरे धीरे तो चलो। पर निर्भय कहाँ सुनने वाला था। उसने बाहर लाकर पलक को एक कार में बैठाया और उसके साथ ही बैक सीट पर बैठा। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और वो उसे लेकर वहां से निकल गया। पलक ने देखा उनकी कार के आगे भी कार चल रही थी और कार के पीछे भी एक कार चल रही थी। उसे पता था निर्भय इतनी सारी सिक्योरिटी के साथ रहता था। क्यों रहता था उसे नहीं पता है। वो बुदबुदाए, प्राइम मिनिस्टर भी इतनी सिक्योरिटी लेकर नहीं घूमता जितना ये अकेला लेकर घूमता है। कुछ देर में गाड़ी आकर उस व्हाइट बंगलो के बाहर रुकी, यानी वो नोमानी मैंशन के बाहर थे। वॉचमैन ने निर्भय की कर देखते ही दरवाजा खोल दिया था। सारी गाड़ियां मैंशन के पोर्च में जाकर रुकी और निर्भय गाड़ी से बाहर आया। दूसरी तरफ से पलक भी बाहर आई। उसने एक नज़र निर्भय की तरह देखा। उसे काफी घबराहट हो रही थी क्योंकि उसने निवेद जी के बारे में सुन रखा था कि वो कैसे है। वो दोनों अंदर चले आए तो नजर सीधा हाल में सोफे पर बैठे निवेद जी पर चली। उन्हें देखते ही पलक का दिल रह गया। उसे याद था एक अवार्ड फंक्शन में ये इंसान वहां मौजूद थे और एक मॉडल के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था क्योंकि वो मॉडल उनसे टकरा गई थी। फिर वो काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। कभी किसी को पता नहीं चला कि वो इंसान कौन था और बाद में जल्द ही बात दबा दी गई थी। बट पलक को अब याद आ रहा था कि ये वही इंसान था। उसने वीडियो या फिर नाम तो नहीं सुने थे, बट वो खुद वहां पर मौजूद थी और उसने तमाशा देखा था, इसलिए उसे ये इंसान याद था। पलक ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। निर्भय जाकर निवेद जी के सामने खड़ा हुआ तो पलक भी उसके साथ जाकर उनके सामने खड़ी हो गई। तो निवेद जी ने एक नज़र निर्भय को देखा और फिर पलक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अगर ऐसे ही रही तो मुझे इम्प्रेस करने के लिए ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें मैं संस्कारी ही समझूंगा। उनकी बात सुनकर पलक वैसे ही मुस्कुरा कर बोली, दो कपड़ों में संस्कार ढूंढने वाले लोग सच में संस्कारी होते हैं। ये ताना था जो निर्भय को भी समझ में आया। उसने एक नज़र पलक की तरफ देखा पर पलक उसकी तरफ नहीं देख रही थी। निवेद जी अजीब ढंग से मुस्कुराए और उन्होंने उन दोनों की तरफ देखकर बोले, बैठो। दोनों बैठे और निवेद जी ने कहना शुरू किया, मुझे पता चला तुम दोनों के बारे में। तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके बाद इसने तुमसे शादी की। आई नो एवरीथिंग।
पलक चुपचाप उन्हें देख रही थी और निवेद जी ने फिर एक बयान दिया, फैसला सुना दिया। जैसे ही उन्होंने ये कहा पलक जैसे सदमे में चली गई, उससे कुछ बोला ही नहीं गया और वो हैरानी से सदमे के मारे निवेद जी को देख रही थी। दिल्ली, नोमानी मैंशन। पलक अब भी सदमे में निवेद जी को देख रही थी और वो वैसे ही बोले, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ गलत नहीं कहा है मैंने। अब तुम्हारी कोख में निर्भय का बच्चा पल रहा है और मैं चाहता हूं उसे एक अच्छा कल्चर मिले। ये मॉडलिंग, फोटोशूट ये सब नहीं। वैसे भी लोग मॉडल को कैसे देखते हैं तुम अच्छे से जानती हो और मैं नहीं चाहता कि उसका कोई भी असर मेरे पोते पर पड़े। इसलिए तुम मॉडलिंग छोड़ दो, तुम्हें ब्लैक विला में रहने की भी जरूरत नहीं। तुम यहां आकर रहो, मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पलक बस चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और अचानक ही वो एकदम से खड़ी हो गई और अपनी मुट्ठियां गुस्से से भींचते हुए बोली, पहली बात, ख्याल रखने वाला ख्याल रख लेता है, चाहे इंसान पास हो या ना हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे वो कुछ कर रहा हो या ना कर रहा हो। और दूसरी बात, मैं मॉडलिंग नहीं छोड़ूंगी। भले लोग मॉडल को कैसे भी देखते हो, मैं जानती हूँ मेरा काम कितना साफ है और मैंने इसे कितनी सफाई से किया है। बदनामी का एक भी दाग मैंने अपने ऊपर नहीं आने दिया और वैसे भी ये कोई दाग वाला काम है भी नहीं। इज्जत से सिर उठाकर जीती हूँ और अगर आपको फिर भी लगता है ना कि मॉडल बदनाम है तो एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। हम जैसी मॉडल को बदनाम करने वाले आपके बेटे जैसे लोग होते हैं, जो हमारे साथ कब रात गुजार लेते हैं हमें पता तक नहीं चलता। निवेद जी का गुस्सा एक झटके में 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो एक ही पल में चिल्ला कर बोले, बस करो, बड़ों की इज्जत करना नहीं आता तुम्हें? पलक वैसे ही बोली, छोटों से बात करना नहीं आता आपको? इज्जत इज्जत होती है, बड़े की हो या छोटे की। जो खुद किसी को इज्जत ना दे पाए वो दूसरों से इज्जत की उम्मीद भी नहीं कर सकता और मैं आपको इज्जत नहीं दूंगी क्योंकि आप मुझे इज्जत नहीं दे रहे। उसकी ऐसी बातें सुनकर पल पल निवेद जी का पारा चढ़ रहा था। उन्होंने हैरानी से एक पल को पलक को घूरा और फिर निर्भय की तरफ देखा जो शांत सा सोफे पर बैठा था। वो उन दोनों की ही तरफ नहीं देख रहा था। उसकी नजर कहीं और टकटकी लगाए बस बिना पलके झपकाए ठहरी हुई थी और उन्होंने निर्भय से कहा, सुन रहे हो इस लड़की की बातें? एक बदतमीज, बददिमाग और बेशर्म लड़की से शादी की है तुमने। ये लड़की पालेगी क्या हमारे बच्चे को? इससे अच्छा तुम सरोगेसी करा लेते। वो 2 पल के लिए खामोश हुए और फिर वैसे ही बोले, इस लड़की से कहो ये मॉडलिंग छोड़ दे। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि ये इस हालत में मॉडलिंग करे। उनके ये कहते ही निर्भय से पहले पलक ने जवाब दिया, क्यों? आपका बेटा मालिक है मेरा। जो मैं नहीं मानी तो आप इसे कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं मॉडलिंग नहीं छोड़ूंगी। आपका बेटा चाहे तो मुझे छोड़ सकता है, क्योंकि ये फैसला उसका था कि वो मुझे अपने साथ रखेगा, मेरा नहीं। मैं आज भी अकेले अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, इज्जत से सिर उठाकर। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, ना ही उसे एक बाप के नाम की जरूरत पड़ने दूंगी मैं। निवेद एकदम से खड़े हो गए और बोले, तुम्हें सच में लगता है कि एक बाप के नाम के बगैर तुम्हारा बच्चा पल जाएगा? पलक वैसे ही उनके सामने तनकर खड़ी बोली, बिल्कुल। उन्होंने इसी अंदाज में वापस कहा, तो ठीक है फिर, डिवोर्स ले लो मेरे बेटे से और बताओ दुनिया को कि इस बच्चे के पास किसी का नाम नहीं है। ये निर्भय नोमानी की नाजायज औलाद है। अभी उन्होंने ये कहा ही था कि निर्भय एकदम से अपनी जगह से उठा। वो कुछ बोला नहीं था पर बस उसका ये मूव देखकर दोनों ही चुप हो गए थे। उन दोनों ने निर्भय की तरफ देखा और निर्भय ने एक नज़र पलक को देखा और फिर निवेद जी की तरफ देखकर पलक की कलाई को मजबूती से अपनी हथेली में बंद करते हुए बोला, डैड, मैं पलक को बस यहाँ आपसे मिलवाने लाया था। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बीवी पसंद आई होगी। अब हमें चलना चाहिए। वो इतना बोल पलक को खींचते हुए वहां से जैसे ही आगे बढ़ा कि निवेद जी ने कहा, तुम इस लड़की का साथ दे रहे हो? निर्भय के कदम रुके पर वो पलटा नहीं और वो वैसे ही बोला, मैं अपनी बीवी का साथ दे रहा हूँ, किसी भी लड़की का नहीं। वो फिर आगे बढ़ गया और निवेद जी बस उसे हैरानी से देखते रहे। वो अभी गेट तक पहुंचे भी नहीं थे कि निवेद जी ने कहा, और तुम बर्दाश्त कर लोगे कि ये लड़की ऐसे सबके सामने अपना जिस्म दिखाती फिरेगी तुम्हारे बच्चे के साथ? इस बार उसके कदम नहीं रुके थे पर पलक थी ठिठक गई थी उनकी ये बात सुनकर। वो रुक कर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी पर वो कुछ नहीं कह पाई और निर्भय ने वैसे ही चलते हुए कहा, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन तीनों को संभालना मुझे आता है। और वो बस चला गया। निवेद जी ये देखते रहकर मुस्कुराए और इसी अंदाज में बोले, मुझे लगा नहीं था तुम किसी के लिए स्टैंड लोगे पर अच्छा लगा ये देखकर कि तुम एक लड़की के साथ ठहरना चाहते हो। अच्छा लगा ये देखकर कि तुम खुद के अलावा किसी और के लिए स्टैंड ले रहे हो। ये सारा ड्रामा वहां कोने में खड़ा एक नौकर देख रहा था। ये शायद निवेद जी का केयरटेकर था जो उन्हें संभालता था।
उनकी काफी उम्र हो गई थी और वो अकेले नहीं रह सकते थे। वो उनके करीब आया और बोला, मुझे आपकी ये चीज समझ में नहीं आई। अभी तो आप पलक मैडम को इतना सब कुछ सुना रहे थे, इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, और अब आप निर्भय बाबा के उनके साथ देने पर खुश हो रहे हैं। निवेद जी वैसे ही मुस्कुराए और उस नौकर की तरफ देखकर बोले, तुम्हें नहीं पता विजय, निर्भय नोमानी वो शख्स है जिसके सामने आंसू भी पानी के बराबर है, जो उसके दिल तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उठ जाते हैं। उसके दिल में कोई रहम नहीं है, उसे कभी किसी पर तरस नहीं आया। मैं चाहता था कि वो किसी के लिए तड़पें, किसी के लिए बेबसी महसूस करें, किसी की फिक्र करें, किसी के लिए उसका दिल भी धड़के, पर फिलहाल मेरा बस ये मकसद था कि उसके दिल में पलक के लिए कुछ हो, जो है या नहीं पता नहीं। मगर आज उसने जो स्टैंड लिया है वो देखकर मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि कुछ ही वक्त में टूटने वाली शादी नहीं है, ये जिंदगी भर का सफर है जो निर्भय नोमानी ने अपनी बीवी के साथ तय किया है। वो वैसे ही मुस्कुराते रह गए और उनके पास खड़ा 30-35 साल का विजय बस उन्हें देखता रह गया। ये कैसे बाप थे उन्हें समझ में नहीं आया। अपनी ही बहू की नजरों में उन्होंने अपनी इज्जत खराब कर ली थी, पर अपने बेटे की ये खुशी देखकर खुश भी हो गए थे। यहाँ बाहर निर्भय ने पलक को लाकर सीधा कार में धक्का दिया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ड्राइवर भागते हुए गाड़ी के पास आया, पर तब तक निर्भय कार लेकर चला गया था। वहां रुकी उन दोनों कार्स में गार्ड्स थे। जब गार्ड्स ने निर्भय की कार को ऐसे जाते देखा तो मेन बॉडीगार्ड राका ने अपने हाथ में पकड़े वॉकी टॉकी पर कहा, कार उनके पीछे जाने दो, बस कुछ दूरी पर रखना। और एक कार निर्भय की कार के पीछे ही निकल गई। राका और उसके कुछ लोग अब भी वही नोमिनी मैंशन के बाहर खड़े थे। यहाँ निर्भय फुल स्पीड में कार चलाए जा रहा था और पलक बस गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। वो हल्का चिढ़कर बोली, बदतमीजी तुम्हारे डैड ने की, बोलने की तमीज उन्हें नहीं है। इज्जत की उम्मीद वो करते हैं बेइज्जती करने के बाद। मेरा काम मुझसे छुड़वाना चाहते हैं वो, और यहाँ गुस्सा भी तुम्हें मुझ पर निकालना है, उन पर नहीं। सबके बीच में मुझे तो जैसे पीस ही रखा है। अभी पलक बोल ही रही थी कि निर्भय ने एक शॉर्ट ब्रेक लगाया। पलक का सर सीधा डैशबोर्ड से जा टकराया, पर उसे इतनी चोट नहीं आई। उसने एकदम से पीछे हटकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आह, दिमाग खराब है तुम्हारा, जान से मारने का इरादा है क्या? और निर्भय ने अपने गर्दन उसकी तरफ मोड़कर बिना किसी भाव के कहा, तुम जान हो मेरी, तुम्हारी जान लेकर कहाँ जाऊंगा। पलक कुछ नहीं बोल पाई, उसे समझ नहीं आ रहा था निर्भय नोमानी का किरदार। एक पल को वो कहता था कि उसने बदले के लिए शादी की है, एक पल को वो कहता था उसने बच्चे के लिए शादी की है, और एक पल को वो उस पर बेपनाह मोहब्बत लुटा देता था। पलक इन 2 दिनों की शादी में निर्भय के कई रंग देख चुकी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली रंग है कौन सा। वो उसे ऐसे ही 2 पल खामोशी से देखती रही और फिर बोली, तुमने अपने डैड से कुछ कहा क्यों नहीं? और निर्भय ने अब सामने देखते हुए कहा, क्या चाहती हो? क्या कहना चाहिए था मुझे उनसे? पलक बोली, वैसे का क्या मतलब? कहते उनसे कि मैं अपना काम नहीं रोकूंगी। वो मेरे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते, उन्हें मुझे इज्जत देनी होगी क्योंकि मैं उनकी बहू हूं। कि अगले ही पल उसे अंदाजा हो गया कि उसने क्या कह दिया है, और निर्भय वैसे ही बोला, पहली बात तुम उनकी कुछ नहीं लगती, दूसरी बात उनके सामने मेरा तुम्हारे लिए स्टैंड लेना जरूरी था, जो मैं ले चुका हूं। अगर मैं ज्यादा करता तो ये एक्टिंग लगती। वो सोचते कि उनका बेटा ये शादी बस 6 या 7 महीने से ज्यादा टिका नहीं पाएगा, फिर वो मेरी फिक्र में परेशान हो जाते, और मैं ये नहीं चाहता था। अब उनके दिल में एक आराम होगा कि निर्भय नोमानी किसी की फिक्र भी करता है, तो ऑफ कोर्स वो शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, और मेरा मकसद सिर्फ मेरे डैड को खुश रखना है। तुमसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बेइज्जती एक क्या 4 लोग करते हैं तो भी करें, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पलक उसका मुंह देखती रह गई। अपने बाप के सामने 4 लाइन्स उसने मुश्किल से बोली होगी, और यहाँ 40 शब्द में उसने पलक की बेइज्जती करके रख दी थी। वो मुंह खोले अपने सामने बैठे निर्भय को देख रही थी, और फिर अचानक कसके अपनी आंखें भींचते हुए बोली, तुम हो क्या? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? क्यों अपने साथ बंद कर रखा है? और कौन सी शादी की है तुमने मुझसे? मुझे तो नहीं याद। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें याद है लंदन जाने से पहले दैनिक ने कुछ पेपर साइन करवाए थे तुम्हारे हाथों से? पलक को याद आया कि जिस दिन उसकी फ्लाइट थी, फ्लाइट के आधे घंटे पहले ही दैनिक उसके पास आया था। पलक को ऐसे सोचता देखकर निर्भय ने हाँ, यस यू आर राइट, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन किए थे, जिसमें लिखा था कि तुम खुशी खुशी मुझसे शादी कर रही हो और तुम तब तक मेरे साथ रहोगी जब तक मैं खुद तुम्हें डिवोर्स नहीं दे देता। ना तो तुम मुझ पर डिवोर्स केस फाइल कर सकती हो और ना ही खुद से मुझसे डिवोर्स ले सकती हो जब तक मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देता। पलक अवाक रह गई। एक और झटका लगा था उसे, भला ऐसा कॉन्टैक्ट कौन बनवाता है? वो अब भी सदमे में थी।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हर तरफ से उसे उलझा दिया था निर्भय ने। उसका करियर दांव पर लगा था। उसकी मेहनत को निर्भय नोमिनी की वाइफ का नाम देकर नेपोटिज्म साबित कर दिया गया था। उसकी इज्जत को वन नाइट स्टैंड करने वाली लड़की की इज्जत बनाकर रख दिया गया था। उसके बच्चे को नाजायज का टैग मिल चुका था। वो अब ऐसी शादी में फंस गई थी जिसका उसे पता ही नहीं था कि उसने की कब। उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और उसने एकदम से अपना सिर पकड़ लिया। वो गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाई, क्यों किया तुमने मेरे साथ? निर्भय को याद था वो रोई नहीं थी कभी, उसकी प्रेगनेंसी की खबर देते हुए भी नहीं, 2 दिन उसके साथ रहने के बाद भी नहीं, पर आज उसकी आवाज रुआंसी हो गई थी जैसे वो अभी रो देगी। वो वैसे ही सामने देखते हुए बुदबुदा रही थी, गलत किया है तुमने मेरे साथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था तुम्हारा, मुझे नहीं पता मैंने वो रात कैसे गुजारी। गलत हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। वो बोल ही रही थी और निर्भय की आवाज उसके कानों में पड़ी। ये सब रिदा ने किया है। पलक उसकी बात सुन हैरान रह गई। एकाएक उसके सामने रिदा का चेहरा दौड़ गया। वो हर पल जो उसने रिदा के साथ बिताया था किसी रील की तरह चलने लगा। उसने झटके के साथ गर्दन मोड़कर निर्भय की तरफ देखा। रिदा, क्या मतलब था उसका? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।